नमस्कार दोस्तों, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं उत्प्रेरक। ये जो टॉपिक है वो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे पटवार है, राजस्थान पुलिस है, आरएएस है या और विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि समय समय पर हम जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके, उसकी सूचना आपको मिल सके। तो उत्प्रेरक होते क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में या फिर अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को, ये जो घटना है, इस घटना को हम कहते हैं उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। वेग परिवर्तित करने का अर्थ है या तो वेग को इंक्रीज करेंगे, वेग को बढ़ाएंगे, या फिर वेग जो होता है उसको डिक्रीज करेंगे, यानी इसको कम करेंगे। ठीक है, तो वेग को परिवर्तित करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद वो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो भौतिक गुणों में हो, चाहे उसके रासायनिक संगठन में हो, वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। और ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम का नाम हम देते हैं उत्प्रेरण। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति आता है, उन दोनों के बीच में इसकी बातें उसको कहेगा और उसकी बातें इसको कहेगा और लड़ाई को और ज्यादा उग्र रूप दे देते हैं। ठीक है, लड़ने वालों का नुकसान होता है, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आया उसका कोई नुकसान नहीं, वापस अपने घर जाकर। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भी यही होता है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित तो करते हैं, या तो वेग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। और यह संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो कहलाएगा उत्प्रेरण। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, KClO2, KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है। इसकी हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटने की जो वेग है, दर है, ठीक है ना, वो कम है, यानी कि इससे ये बनने में अधिक समय लगता है। लेकिन यदि हम इसमें थोड़ी मात्रा में मैग्नीज ऑक्साइड मिला दें तो कम समय में इस अभिकारकों से ये उत्पाद प्राप्त होंगे।
यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, इनसे ये बढ़ने की दर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल होते हैं, उनका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं और हाइड्रोजनीकरण करवाने पर बनता है वनस्पति घी। वनस्पति घी, इसमें भी हम उत्प्रेरक के रूप में निकिल चूर्ण है, निकिल धातु का जो चूर्ण है वो काम में लेते हैं, ताकि अभिक्रिया है वो कम समय में कंप्लीट हो। कम समय में कंप्लीट होने का अर्थ है अभिक्रिया का जो वेग है वो ज्यादा हो, प्रोडक्ट हमें कम समय में ज्यादा मिले। तो ये तो हो गया कि ये उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरण किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल। अब हम जो उत्प्रेरक है उनको दो आधारों पर क्लासिफाई करते हैं, दो आधार लेकर उनको हम बांटते हैं। तो सबसे इनका पहला जो आधार है वो है कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक की, इसका जो क्लासिफाई होते हैं, उत्प्रेरक के जो प्रकार होते हैं, प्रकारों में हम पहला प्रकार लेते हैं ए। आधार क्या है कि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। ठीक है ना, तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इनमें पहला जो उत्प्रेरक है वो है समांगी। समांगी, इसका दूसरा नाम है सहजातीय और इसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनस। होमोजीनस, ठीक है। समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? सबसे पहले वो देख ले, समांग यानी समान, सहजातीय यानी एक ही जाति के, अर्थात यदि क्रियाकारक उत्पाद व तीसरा है उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्था, तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, समान हो, तो वो कहलाते हैं समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो वे उत्प्रेरक या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक यानी अभिकारक रिएक्टेंट, उत्पाद प्रोडक्ट और उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट, तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तो वो कहलाता है समांगी या सहजातीय उत्प्रेरक। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं मेथिल एसीटेट CH3 COO CH3, इसकी हम क्रिया करवाते हैं जल के अणु के साथ और यहां पर हम उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक अम्ल और मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। ये जल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है और ये मेथिल एल्कोहल है या मेथेनॉल है, मेथिल एल्कोहल। अब तीनों की भौतिक अवस्थाएं देखते हैं। तो भौतिक अवस्थाओं में पीछे पढ़ चुके हैं, भौतिक अवस्थाएं सब जानते हैं कि पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है सामान्यतया, ठोस, द्रव और गैस। तीनों की बात करेंगे, वैसे 5 अवस्थाएं निर्धारित की गई है, ठीक है, लेकिन सामान्यतः 3 अवस्थाएं। तो यहाँ पर मेथिल एसीटेट है,
वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जल है, उसकी भौतिक अवस्था भी लिक्विड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसकी भी लिक्विड है। एसिटिक अम्ल है, उसकी भी लिक्विड है। और जो मेथिल एल्कोहल है, उसकी भी भौतिक अवस्था लिक्विड है। यानी ये जो क्रियाकारक दोनों द्रवावस्था में है, उत्प्रेरक द्रवावस्था में है और उत्पाद भी द्रवावस्था में है, तो सभी एक अवस्था में हो गई। सभी की भौतिक अवस्था क्या हो गई? समान, एक समान हो गई। ठीक है ना? तो ये समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है और ये घटना कहलाती है समांगी उत्प्रेरण। क्या कहलाती है? समांगी उत्प्रेरण। ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो बनता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। और यहां पर उत्प्रेरक लेते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। इनकी भौतिक अवस्थाएं देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की भौतिक अवस्था होती है गैस, ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था होती है गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड की भौतिक अवस्था होती है गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड की भौतिक अवस्था है गैस। तो तीनों की यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं समान है। क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान है। तो ये भी समांगी उत्प्रेरण या समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो समांगी उत्प्रेरण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा प्रकार का जो उत्प्रेरक है उसे कहते हैं विषमांगी। उसे कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। नाम से स्पष्ट है, विषमांगी विजातीय, विजातीय या फिर अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। ठीक है। विषमांगी यानी कि इसमें भौतिक अवस्थाएं हैं वो डिफरेंट होती है। कैसे? कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर जब रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न हो, भौतिक अवस्था अलग अलग हो, अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। और ये जो घटना है वो कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है। परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके कि क्रियाकारक और उत्प्रेरक की जब भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वो कहलाता है विषमांगी। विषम यानी अलग अलग। किसकी? क्रियाकारक और उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो अलग अलग हो। ठीक है। तो वो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और ये जो घटना होती है घटनाक्रम में पूरा, वो कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण कैसा होता है? जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो बनती है अमोनिया। इसको हम संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं आपको पीछे बता रखा है। यदि आपको नहीं आता है संतुलित करना तो इसका एक अलग से वीडियो हम डालेंगे। ठीक है। तो आने वाले दिनों में रासायनिक समीकरण का संतुलीकरण, कि संतुलित कैसे करते हैं, वो भी वीडियो हम डाल देंगे, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर इसको संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन की 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3। ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें ये
क्रियाकारक है, ये उत्पाद है। अब यहाँ पर हम जो उत्प्रेरक लेते हैं वो है आयरन। वो क्या है? आयरन चूर्ण, लोहा चूर्ण। अब इनकी भौतिक अवस्थाएं देखें। नाइट्रोजन क्या होती है? गैस की अवस्था में होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है? गैस की अवस्था में होता है। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक है लोहा, आयरन चूर्ण, वो कौन सी अवस्था में है? सॉलिड, ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और यहाँ पे अमोनिया है, वो गैस की अवस्था में है। तो यहाँ पर देखो, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था गैस की अवस्था है, उत्प्रेरक की ठोस है, एस यानी सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस, ठोस अवस्था में है। तो दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होगी, अलग अलग होगी। तो ये विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है और इस घटना को कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। इसका दूसरा अभी उदाहरण हमने लिया थोड़ी देर पहले, दोबारा से यह बता देते हैं। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल है, उनका हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं और बनता है वनस्पति घी। क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। ठीक है। यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में हम लेते हैं निकिल चूर्ण, निकिल धातु है उसका चूर्ण लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, वनस्पति तेल है, वो लिक्विड अवस्था में है। वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस है, वो गैस की अवस्था में है, जबकि निकिल चूर्ण है वो ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और वनस्पति घी भी ठोस अवस्था में है। तो क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं हैं वो भिन्न है, अलग अलग है। तो ये भी विषमांगी या विजातीय हेटेरोजीनस उत्प्रेरक का प्रकार है या उत्प्रेरण का प्रकार है। अब हम यहाँ तो पहला प्रकार है उत्प्रेरका की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, वो कंप्लीट है। दूसरा हम लेते हैं दूसरे प्रकार का जो आधार है वो है क्रिया के आधार पर, उत्प्रेरकों की क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों का प्रकार। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक जो होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स, 4 प्रकार। तो पहला प्रकार वैसे सामान्य तो 2 ही होते हैं, ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन हम यह 4 प्रकार सामान्यतः जो 4 प्रकार हैं उनके रूप में पढ़ेंगे। तो पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक नाम से स्पष्ट है। धनात्मक उत्प्रेरक अर्थात वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभी जो क्रियाएं होती हैं उनके वेग को बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक है वो कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। ठीक है। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, वेग को बढ़ाने वाले वो धनात्मक उत्प्रेरक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कोई पीछे के हमने जो उदाहरण दे रखे उन्हीं में चलेंगे। पोटेशियम क्लोरेट, इसका टूटने पर क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। और यहां पर हम उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, ये लेते हैं, ठीक है। सामान्यतः होता क्या है कि
पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का जो बनने की जो दर है वो कम होती है, बनने की दर कम होती है, यानी इनके टूटने में ज्यादा समय लगता है तो बनने की दर कम होगी। लेकिन जैसे ही हम इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाते हैं अभिक्रिया मिश्रण में, उत्प्रेरक के रूप में इसको मिलाते हैं, तो इनके कम समय में ये टूटकर ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं। टूटने की दर ज्यादा हुई यानी अभिक्रिया की दर बढ़ गई। ठीक है, दूसरा उदाहरण है इसका सल्फर डाइऑक्साइड से, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहां पर हम उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या लेते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से जो क्रिया की दर है वो सामान्यतः कम होती है, लेकिन जैसे ही इसमें हम उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड मिलाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और हमें पहले की तुलना में कम समय में सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो उत्प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। तो ये क्रिया के आधार पर पहला प्रकार हो गया धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा क्या है? ऋणात्मक। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब देखो ऋणात्मक नाम से स्पष्ट है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने की जगह क्या कर देंगे? घटाते हैं। बढ़ाने की जगह क्या कर देंगे? घटाते हैं। तो वेग को, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को घटाने वाले, वेग को कम करने वाले जो उत्प्रेरक है वो कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का जो एग्जाम्पल है उससे हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O2, इसका टूटना, ठीक है। टूट कर क्या बनता है? जल का अणु और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो सामान्यतः होता क्या है कि हाइड्रोजन जो प्रोक्साइड है उसको संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो प्रोक्साइड है वो सामान्यतः जल और ऑक्सीजन में विघटित होता रहता है, विघटित होने की जो दर है वो ज्यादा होती है। लेकिन हम यदि हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ इसमें कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल यदि हम इसमें मिला देते हैं तो इसके टूटने की दर कम हो जाती है, यानी कि ये जो है वो इसमें नहीं टूटेगा या टूटने की जो दर है बहुत कम हो जाएगी। तो ये ग्लिसरॉल यहां पे क्या करता है? ग्लिसरॉल ये क्या करता है कि अभिक्रिया की जो वेग है उसको घटाता है, अभिक्रिया के वेग को कम करता है। घटाने का अर्थ है कम करता है। जब अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा तो इनसे ये बनने की जो दर है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है इसमें हाजिन है, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जिन गैस बनाता है। क्या बनाता है? फास्जिन गैस बनाता है। और दूसरा इसका प्रोडक्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो फास्जिन गैस है ये तो है क्लोरोफॉर्म और ये है फास्जिन, ठीक है। तो जो क्लोरोफॉर्म है वो वायुमंडलीय की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस फास्जिन का निर्माण करता है। ये एक विषैली गैस है जिसे हम युद्ध गैस के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछते हैं युद्ध गैस कौन सी है, परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछते हैं कि युद्ध गैस कौन सी है, तो ये फास्जिन है, ठीक है। ये एक जहरीली गैस है। तो क्लोरोफॉर्म है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जहरीली गैस, विषैली गैस फास्जिन बनाता है, साथ में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसमें यदि हम
एथिल एल्कोहल की कुछ मात्रा ऐड कर दें, C2H5OH, इसकी मात्रा यदि थोड़ी इसमें ऐड कर दें तो क्लोरोफॉर्म से ये विषैली गैस नहीं बनेगी, यानी ये टूटेगा ही। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया की दर है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। जब वेग कम हो जाएगा तो इसकी बनने की दर भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों है जो है ग्लिसरॉल है और C2H5OH एथिल एल्कोहल है या एथेनॉल है, ठीक है ना। तो ये दोनों ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इस प्रकार के उत्प्रेरक है ऋणात्मक रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को घटाने वाले। तीसरा प्रकार का जो उत्प्रेरक है वो है श्वेता उत्प्रेरक। श्वेता उत्प्रेरक तीसरे प्रकार का श्वेत है उत्प्रेरक है। कई बार क्या होता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, ठीक है ना, उसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं। तो जो उत्पाद बन रहे हैं वो स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक है वो कहलाते हैं श्वेत है उत्प्रेरक, ठीक है। तो परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे कि रासायनिक आवाज तो सहज है यार। तो श्वेत उत्प्रेरक कौन से हो गए कि रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाले जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट है, वो यदि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें तो वो कहलाते हैं श्वेत है उत्प्रेरक। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद स्वयं या उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करे, उत्प्रेरक का काम करे तो वो कहलाता है श्वेत है उत्प्रेरक। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5 इसकी अभिक्रिया करते हैं जल के अणु के साथ, तो क्या बनेगा एसिटिक अम्ल CH3 COOH प्लस एथेनॉल C2H5OH। तो ये तो हो गए क्रियाकारक और ये हो गए प्रोडक्ट उत्पाद। यहाँ पे हमने किसी प्रकार का उत्प्रेरक नहीं लिया, ठीक है ना, बाहरी उत्प्रेरक नहीं लिया। अब इनमें होता क्या है कि जब इन दोनों की क्रिया होती है तो उत्पाद बनता है एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल बना, ठीक है, जैसे इसकी पर्याप्त मात्रा बन जाती है तो ये क्या करता है श्वेत उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, श्वेत उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और ये उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाला जो उत्पाद है वही यदि उत्प्रेरक के रूप में काम करे तो वो स्वतः है उत्प्रेरक कहलाता है। चौथे प्रकार का जो उत्प्रेरक है वो है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक है। अभी तक आपने देखा कि जितने भी उत्प्रेरक हैं, ठीक है, तो वो नाम के अकॉर्डिंग है वो अपना काम कर रहे हैं, या उनके नाम से हमें उनकी परिभाषाओं के संबंधित या उससे के बारे में विस्तृत जानकारी है वो माइंड में आ जाती है। अब जैसे जैव उत्प्रेरक ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि हमारे शरीर में हमारा यानी विभिन्न जो जीव होते हैं या सजीवों के शरीर में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं के संचालन के लिए भी कई प्रकार के पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं या हम बाहरी रूप से ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो वो पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, तो वो क्या हो गए जैव उत्प्रेरक है। तो परिभाषा होगी कि सजीवों के शरीर में
सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले पदार्थ वो कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। और इनको हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? आप जब बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ते हो तो इनको हम दूसरे नाम से जानते हैं, एंजाइम्स। किस नाम से जानते हैं? एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो जैव उत्प्रेरक है उनको हम एंजाइम्स भी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रिया जैसे माल्टोस है, ये एक शर्करा है। इस शर्करा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो माल्टेस कहलाता है, माल्टेस, ठीक है। और इससे बनता है ग्लूकोज, बनता है। तो हमारे शरीर में माल्टोस को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो माल्टेस होता है। इसी प्रकार से यूरिया बनता है हमारे शरीर में, NH2CO NH2, ठीक है। इसका जो विघटन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया में। तो इसके विघटन के लिए हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, एक जैव उत्प्रेरक होता है, उसका नाम है यूरिएज। तो ये जैव उत्प्रेरकों के उदाहरण है, ठीक है। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक हो गए 4 प्रकार के। पहला हो गया धनात्मक, दूसरा हो गया ऋणात्मक, तीसरा हो गया स्वतः और चौथा हो गया जैव उत्प्रेरक। तो यहां तक तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो ये तो उत्प्रेरकों के प्रकार हो गए जिनके हमने 2 आधार लिए थे। इसके बाद में क्या होता है कि उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले जो पदार्थ हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्प्रेरक वर्धक। अब उत्प्रेरक वर्धक होते क्या है? वे पदार्थ जिनको हम रासायनिक अभिक्रिया मिश्रण में यदि मिला दें तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाते। वो बढ़ाते किसके हैं कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है केवल उसको बढ़ाते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो यहां परिभाषा होगी कि वे पदार्थ जो या जिनको अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर, अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनको यदि हम रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में मिला दें तो वो क्या करते हैं कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते, वो केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेते हैं अमोनिया निर्माण की विधि, तो अभी पीछे पढ़ी थी हमने कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया बनती है NH3, और इसमें हमने उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया था? आयरन लिया था, ठीक है। यदि हम इसमें आयरन के साथ मोलिब्डेनम और मिला दें
तो अभिक्रिया की दर पहले की तुलना में और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मोलिब्डेनम है वो क्या है, यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है वो है उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक है, और जो आयरन है वो है उत्प्रेरक है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलिब्डेनम है वो आयरन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। जब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण यदि हम ले उत्प्रेरक वर्धक का, तो वही वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं और इसमें हमने उत्प्रेरक क्या लिया था, निकिल चूर्ण लिया था यहाँ पे। ठीक है, और बनाता वनस्पति घी, वनस्पति घी बना था। यहाँ पे निकिल चूर्ण के साथ यदि हम यहाँ पे निकिल चूर्ण के साथ यदि कॉपर चूर्ण यदि ले तो अभिक्रिया पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो कॉपर चूर्ण है, यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या है, उत्प्रेरक वर्धक, ये उत्प्रेरक वर्धक है। ठीक है, और यहाँ पे जो निकिल था वो है उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम और कॉपर ये दोनों ही उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, तो ये उत्प्रेरक वर्धक हो गए। दूसरे प्रकार के जो पदार्थ है वो इसके विपरीत हैं, दूसरे प्रकार के जो पदार्थ है वो इनके विपरीत हैं, उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। हाँ, तो वे पदार्थ जो रासायनिक विक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा दे, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाने वाले या कम करने वाले जो पदार्थ हैं वो कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले वर्धक और कम करने वाले या जो घटाने वाले हैं वो कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। इसका एग्जांपल लेते हैं। उत्प्रेरक विष का उदाहरण लेते हैं, जैसे वही अमोनिया NH2, ये उत्प्रेरक विष का उदाहरण लेते हैं। अमोनिया निर्माण तो N2H2 नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस बनती है अमोनिया, NH3 यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 3। ठीक है, ये समीकरण संतुलित हो गई। अब साधारणतः हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं आयरन चूर्ण, लोहा धातु है उसका चूर्ण है वो उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। यदि हम यहाँ पे इसके साथ में मोलिब्डेनम मिला दें, इसके साथ में क्या मिला दे, मोलिब्डेनम, तो ये क्या करता है, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो उत्प्रेरक वर्धक हो गया। लेकिन यहाँ हम मोलिब्डेनम के स्थान पर क्या करें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लें, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि गैस ले लें तो ये क्या करेगा, ये जो है वो इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगा, आयरन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगा। जब इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, उत्प्रेरक विष, इसका उदाहरण है उत्प्रेरक विष का उदाहरण है। और यहाँ पे जो आयरन था वो क्या है, उत्प्रेरक। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक, तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के पदार्थ हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, वो कंप्लीट है। अगला टॉपिक है उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषताएं,
या उत्प्रेरक के गुण। ठीक है, तो इसका पहला गुण लेते हैं कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, के वेग को परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरकों का पहला गुण है कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, प्रारंभ नहीं करते। ठीक है, तो पहला गुण कंप्लीट है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, या तो कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, लेकिन अभिक्रिया को कभी भी प्रारंभ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा गुण है कि अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक जो होता है वह सूक्ष्म मात्रा में ही पर्याप्त है, यानी बहुत कम मात्रा में ही उत्प्रेरक है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। अधिक मात्रा की जरूरत नहीं होती, केवल अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक है वो सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा में ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। तीसरा गुण है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं विशिष्ट होते हैं, उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरक विशिष्ट का अर्थ है कि किसी विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विशेष प्रकार के उत्प्रेरक है वो ही उसके वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना। चौथा गुण है कि जो उत्प्रेरक है उनकी जो क्रियाशीलता है, उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वह एक विशेष तापमान पर अधिक होती है, यानी एक विशेष टेम्परेचर पर उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो अधिक होती है। इससे कम या अधिक यदि टेम्परेचर होता है तो वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। पांचवा इसका जो गुण है वो है कि उत्प्रेरक जो होता है वह अग्र अभिक्रिया व प्रतीप अभिक्रिया दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है, यानी कि जिस वेग से, यानी अग्र अभिक्रिया का वेग वो जितना बढ़ाएगा उतना ही पश्च अभिक्रिया का वेग भी बढ़ाएगा। तो अग्र और प्रतीप अभिक्रिया दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। और इसका लास्ट जो गुण है वो है कि उत्प्रेरक होते हैं वह रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं या वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके रासायनिक संगठन और फिजिकल जो कंपोजिशन है, भौतिक गुण है, भौतिक संगठन है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। जैसे वो भाग लेने से पहले था रासायनिक अभिक्रिया में, वैसे ही वो अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद।